नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती नतीजों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने के बाद कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पहुंची निर्णायक चरण में। वहीं एम्स नई दिल्ली में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स होंगे शुरू। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63%। 6.5 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,50,000 से ज्यादा। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की करेगा समीक्षा। असम सरकार ने 3 हफ्तों के लॉकडाउन के दौरान सोमवार से गुवाहाटी में तमाम छूट देने का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में लिया हिस्सा। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए नीतिगत उपायों को बैठक में किया साझा। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। पिछले 2 से 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से मिली थोड़ी राहत। वहीं बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी एनडीआरएफ फंड में अंशदान करने की अनुमति। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुए 1,42,00,000 से भी ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कल 70,000 से भी ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में से 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और खेल की खबरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में तीसरे दिन का खेल चढ़ा बारिश की भेंट। इंग्लैंड का खेल हुआ खराब। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को रविवार गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन भारी बारिश के कारण परेशानियां भी बढ़ गईं। सवेरे से ही बादल छाए होने के बाद कई इलाकों में धीमी बरसात हुई और फिर तेज हो गई। दिल्ली में मिंटो रोड पर तो जलभराव के कारण एक डीटीसी बस आधे से ज़्यादा ऊंचाई तक पानी में डूब गई। हालांकि दमकल विभाग के कर्मियों ने बस में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था। इसके साथ ही 2 ऑटो रिक्शा भी पानी में फंसे हुए थे, जिनके चालकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लगातार बारिश और जलभराव ने अब तक दिल्ली में 2 लोगों की जान ले ली। रविवार सुबह मिंटो रोड पर बस के पास एक शव बहता हुआ नजर आया था। जांच में पता चला कि मृतक पानी में फंसी अपनी गाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण वह पानी में डूब गया। वहीं जहांगीरपुरी इलाके में भी पानी भर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक हैदर अली घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसी बीच रास्ते में बारिश होने के बाद पानी में उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि दोपहर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मिंटो ब्रिज से पानी निकाल दिया गया है। दिल्ली में ऐसे और भी स्थानों पर हम नज़र रखे हुए हैं। जहां भी पानी इकट्ठा हुआ है उसे तुरंत पंप से निकाला जा रहा है। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों से वैक्सीन की प्रगति को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कई देशों में वैक्सीन विकास के चरण में है, तो कई देशों में मानव परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि किस देश में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार होगा। ऐसा में भारत भी वैक्सीन बनाने की रेस में पीछे नहीं है। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में।
पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। दरअसल भारत कोविड-19 का टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में प्रमुख रूप से शामिल हो गया है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिलने के बाद टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक मिलकर जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रहे हैं उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले चरण में 375 लोगों पर ट्रायल हो रहा है। इसी के तहत PGI रोहतक में शुक्रवार को 3 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ और अच्छी बात ये रही कि किसी पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जी, तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर काफ़ी प्रगति हो रही है और इस बीच नई दिल्ली के एम्स में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़े स्तर पर भारत का यहीं पर बायोटेक का बनाया गया कोवैक्सीन का परीक्षण ICMR कर रहा है और उसकी निगरानी में एम्स में 100 लोगों पर यह ह्यूमन ट्रायल होगा। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में ले सकते हैं हिस्सा। ICMR कर रहा है इस ह्यूमन ट्रायल की निगरानी। एम्स में सोमवार से ये ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है और एम्स में 100 लोगों पर यह ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। इस वैक्सीन का जो कोवैक्सीन जो भारत ने विकसित की है उसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। 18 से लेकर 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, एम्स में सोमवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है। सभी लोगों का कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी होगी जांच। जो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे उनके कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी जांच की जाएगी। स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकते हैं वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा, यानी कि वैसे ही लोग इसमें ले सकते हैं जो स्वस्थ हों। और एम्स नई दिल्ली में सोमवार से ये ट्रायल शुरू होंगे। बात बारिश और बाढ़ के कहर की। पूर्वोत्तर राज्य असम में पिछले 2 से लेकर 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 26 जिलों के 2678 गांवों में 27.5 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की जान चली गई। राज्य भर में 290 राहत शिविरों में 47,465 लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सहित इसकी कुछ सहायक नदियां अभी भी कम से कम 8 जिलों में कुछ क्षेत्रों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिलों की 2,88,000 से भी अधिक की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियातपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।
जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना कन्नौज जिले के सौरिग थाने के सकरावा इलाके की है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार सवारियों से भरी प्राइवेट डबल डेकर बस सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार एक्सप्रेसवे के नीचे खाई में जा गिरी। इसके बाद बस भी नीचे पहुंच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कई यात्रियों की हालत गंभीर है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सैफई और इटावा में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पुलिस कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। दोनों गाड़ियाँ नीचे आ गई हैं। जैसे ही सूचना मिली है, सौरिग पुलिस और PRB की गाड़ियाँ, सालग्राम पुलिस और ईगा के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे तिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जो आए हैं उनकी दशा ठीक है और मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोग सफाई भी भेजे। देश भर में रिकवरी दर को बढ़ाने और संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भी अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार में जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। और बात असम की करें तो राज्य सरकार ने सोमवार से गुवाहाटी में तमाम छूट देने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण गुवाहाटी में लगाए गए 3 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन के बाद अब कल से प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अनलॉक को लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये नई गाइडलाइंस आज शाम 7 बजे से लेकर 2 अगस्त की शाम 7 बजे तक पूरे कामरूप महानगर जिले में प्रभावी रहेंगी। अनलॉक के दौरान सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गाइडलाइंस के अनुसार संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अलावा नियमों का पालन करते हुए उद्योग और निर्माण गतिविधियों को भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी या सरकारी ड्यूटी को छोड़कर निजी वाहनों के सड़क पर आने पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 22 जुलाई से अगले आदेश तक लोगों को अंतर जनपदीय आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। केवल चिकित्सा और अंतिम संस्कार जैसी आपात स्थिति में ही आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। वहीं दक्षिण में बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के चलते नियमों को बेहद ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार इस दौरान पूरे शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सरकार बेंगलुरु मॉडल को दोबारा नए सिरे से लागू करने पर जोर दे रही है। ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग मजबूती से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना के कंट्रोल रूम को विकेंद्रित कर जोनल कंट्रोल रूम तैयार किया है ताकि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कोविड-19 के लिए सेवाएं बेहतर और जल्द उपलब्ध हों। और वहीं केरल में राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम के तटीय इलाकों में क्लस्टर होने की पुष्टि की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम का तटीय इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है। कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए गंभीर समस्या वाले इलाकों में संपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। तिरुवनंतपुरम में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 जुलाई की आधी रात से 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इधर उत्तराखंड सरकार भी राज्य में कोविड संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की।
और इन सब के बीच देश में कोविड-19 से संक्रमित 6.5 लाख से भी अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि कुल 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,58,692 है। कोरोना वायरस से अभी तक 26,273 लोगों की देश में मौत हुई है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 73 से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 3,61,624 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,34,33,742 नमूनों की कुल जांच की जा चुकी है। यूपी के सिद्धार्थनगर में इस समय कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी से फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा कर दी है। प्रति वयस्क 60 और नाबालिग बच्चे को 45 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों तक मदद दी जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। होता है बस वही खाली हल्का फुल्का मिट्टी गिरा देते हैं, बल्कि ये गड्ढा जो हो जाता है कहीं कहीं गड्ढे में मिट्टी भर देते हैं, बोरी डाल देते हैं, तो उससे कुछ काम होता नहीं है, तो फिर वो वापस टूट जाता है। और देख रहे हैं आप अगली बार बाढ़ में जो है कहीं कहीं इतना ज़्यादा कटान के निस्बत में हो गया था, मालूम दे रहा था कि मतलब गाँव बचेगा नहीं बह जाएगा। गाँव के लोग अगर मेहनत नहीं किए होते तो ये बात निश्चित है टूट जाता। इस बार भी बरसात का मौसम है, नदियाँ लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है नदियों में। जी, बाढ़ को लेके कितना डर है आप लोगों में? बाढ़ को लेकर सर बहुत डर है। यहाँ तक कि मतलब बच्चे और बूढ़े सब लोग जो है अपना जानवर लेकर के सब लोग भाग कर आकर बाढ़ में हो जाते हैं। इतना अधिक डर लगता है। गांव के लोग ही यहाँ मेहनत करते हैं तब जाके बाढ़ को बचा पाते हैं। बात को बनाने में हर वक्त पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है अगर बात का काम है तो क्या कहेंगे आप? इसमें सरासर मान के चलिए कि प्रशासन की जो है नज़रअंदाजी है कि मतलब काम नहीं हो रहा है, खाली बस पैसा लूट कर ले रहे हैं। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को औसतन 5 व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न और अन्य राहत सामग्री पैकेट बनाकर दिए जाएंगे, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल दी जाएगी। इसके साथ 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट के, 1 लीटर रिफाइंड तेल और 100 टैबलेट कैलोरीन और 2 नहाने के साबुन दिए जाएंगे। इस पैकेट में कुल 70 प्रकार की राहत सामग्री 1 सप्ताह के लिए दी जाएगी, जिससे ऐसे परिवारों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो पाए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद के लिए 48 घंटे के अंदर अभियान चलाकर उन तक ऐसे पहुंचाया जाएगा। इसी तरह पशुओं के लिए भी राहत सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। पशु कैंपों के लिए चारे में संतुलित आहार के अलावा पानी, दवाओं की 30 दिन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 5 किलो भूसा प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा। कि हमारी बाढ़ की तैयारी पूरी है, लेकिन मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा या लिखित दूंगा कि इनको बचाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो, सिंचाई विभाग के बड़े से बड़े अभियंता जो इसके जिम्मेदार हैं आकर के जनता के हित में काम करें। अब जब बाढ़ आने वाली है, नदियों का जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान करीब पहुंच चुका है, ऐसे में आप कैसे बचा पाएंगे जो अब तक नहीं आपने कोई पहल की? प्रशासन के पास ताकत होती है कि कम समय में भी हम युद्ध स्तर पर काम करते हैं। जैसे हमने कोरोना में काम किया, 2.5 लाख प्रवासियों को बचाया हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे तेज तरह लोग जिलाधिकारी महोदय हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और हम आज ही सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को कल दौरा करेंगे, पुनः दौरा करेंगे जिलाधिकारी महोदय के साथ। पुलिस नोडल अधिकारी और डीआईजी अलीगढ़ रेंज डॉक्टर प्रतिंदर सिंह एटा पहुंचे।
उन्होंने कोविड-19 को लेकर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा किए जा रहे सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। जिले के रिजौर थाने का निरीक्षण भी किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वहां के नोडल अफसरों को जिले में पहुंचना था। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी ईटा पहुंचे। सबसे पहले पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनपद में लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराए जाने और हॉट स्पॉट एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों से जिले में कानून व्यवस्था पर चर्चा की। डीआईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। डीआईजी ने लाइन परिसर, आरक्षी बैरक, कैंटीन, कार्यालय, यातायात का भ्रमण करके निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी थाना रिजौर पहुंचे। जिले का रिजौर थाना कुछ समय पहले काफ़ी खस्ता हालत में था। थाना प्रभारी सुधीर सिंह ने जन सहभागिता से थाने का जीर्णोद्धार कराया। अभी हाल ही में थाने को ISO सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। देखिए, आज इस जनपद में आने का मकसद ये था कि सभी 75 जनपदों में जो पुलिस के नोडल ऑफिसर्स हैं आज वहाँ पहुँचे हैं और हमें जो पुलिस की इन्फोर्समेंट है इस कोविड-19 को लेकर उसका निरीक्षण करना, जगह जगह जो कंटेनमेंट जोन बने और प्लस बिना मास्क लोग ना घूमें, उसके लिए क्या अवेयरनेस डीएम साहब के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा किया जा रहा है और प्लस जो जनपदों में चिन्हित टॉप 10 अपराधी हैं उनकी समीक्षा करनी है और तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी समीक्षा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। उसी संदर्भ में पहले मीटिंग की। मीटिंग के बाद अभी रिजौर थाने पे गए थे और बहुत ही अच्छा डीएम साहब के सहयोग से भी और एसओ रिजौर ने डीएम और एसएसपी साहब के सहयोग से उस थाने का जीर्णोद्धार किया है और बहुत अच्छा उसको थाने को बनाया है। मुझे पता चला कि शायद कुछ देर पहले उस थाने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस सहयोग से अब थाने की पोजीशन आप जाके देखें तो कम से कम वहाँ जो तैनात कर्मचारी हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहाँ मेस भी बनाई जा रही है, प्रॉपर बड़ी मेस बनाई जा रही है और वैसे भी उसका जो पूरा कैंपस है, पूरा प्रांगण है, उसको बड़ा प्रॉपरली साफ़ सुथरे तरीके से स्वच्छता से उसको रेनोवेट किया है एसओ के द्वारा। मूल रूप से आगरा निवासी वर्ष 2018 बैच के 24 वर्षीय सिपाही विकास सोनी नौबस्ता थाने में इंस्पेक्टर हमरा था। 5 दिन पहले विकास थाने के पीछे रहने वाले प्रमोद कुमार गौतम के मकान में किराए पर रहने आया हुआ था। थाना प्रभारी आशीष शुक्ला ने बताया कि सुबह 9 बजे जब विकास थाने नहीं आया तो उसे कई फ़ोन किए गए। जवाब न मिलने पर थाने से सिपाही उसके कमरे पर भेजा गया। विकास का शव पंखे से लटका हुआ मिला। मोबाइल उसके शव के ठीक सामने खिड़की पर रखा हुआ था, जिससे पुलिस को आशंका हुई कि विकास ने वीडियो कॉल करके फांसी लगाई है। विकास 3 भाइयों और 1 बहन में दूसरे नंबर का था। घटना की जानकारी पर एसएसपी दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस कर्मियों ने बताया कि विकास किसी युवती से फोन पर बात किया करता था। पूछने पर विकास ने बताया था कि युवती आगरा विकास प्राधिकरण में क्लर्क है। कई बार दोनों के बीच अनबन भी हो जाती थी। इस पर वह परेशान होता था। आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त भी विकास की युवती से भी बात हो रही होगी और दोनों के बीच कहासुनी के बाद विकास ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में दूसरी बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 को पार कर गई। रविवार को प्रदेश में 2250 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब जा पहुंची। अभी तक 1146 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2250 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 49,247 हो गई है। कुल मामलों में से 29,845 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं,
राज्य में फिलहाल कोरोना के 18,256 सक्रिय मामले हैं, जिसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शनिवार को राज्य में कुल 44,123 सैंपल की कोरोना टेस्टिंग हुई। राज्य में अब तक कुल 14,70,426 सैंपल की जांच हो चुकी है। सर्वाधिक जांच करने के मामले यूपी राज्य तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि कल 5-5 सैंपल के 3,046 पूल और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए। 5-5 सैंपल के 3,046 पूल में से 530 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 323 पूल में से 21 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10 सैंपल के 323 पूल में से 21 में पॉजिटिविटी पाई गई। नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की केसेस की कुल संख्या 18,256 है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 29,845 हो गई है। वायरस से संक्रमण के पश्चात कुल 1,146 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 44,123 सैंपल्स की जांच की गई। आपको जानकारी है कि सैंपल्स की जांच RT-PCR मशीन, ट्रूनेट मशीन और एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से प्रदेश में लगातार की जा रही है। जो WHO का मानक होता है वो 14 प्रति लाख का मानक है, 14 टेस्ट प्रति लाख का, जो कि हमारे प्रदेश के लिए लगभग 32,000 प्रतिदिन का होता है। तो अब हम प्रतिदिन जो हमारा जो मानक है उससे हम कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्ट हम प्रतिदिन करते हैं प्रदेश में। अब तक प्रदेश में 14,70,426 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 3,046 पूल लगाए गए, जिनमें 530 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए, जिनमें 21 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है ऐप डाउनलोड करने के पश्चात, उनमें से 3,13,560 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। उन्हें फ़ोन कॉल करके बताया गया है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, अपना आप ध्यान रखें। आप सब भी अपना ध्यान रखें और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड कर लेने से जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से आपको वो अलर्ट जनरेट करता है और उस अलर्ट से आप सावधान होकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बचाव के तरीके जो हैं वो साबुन पानी से अपने हाथ को निरंतर धोते रहना, हाथ को साफ रखना बिल्कुल, ताकि हाथ पर आपके वायरस न हो। हाथ के रास्ते आपके शरीर में आँख, नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर जाता है, तो हाथ को बिल्कुल साफ रखिए। समय समय पर इसको साबुन पानी से बार बार धोते रहिए।